तो नेक्स्ट दोस्तों ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इस शब्द का पर्याय या ऐतिहासिक भौतिकवाद इसका पर्याय क्या है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक निर्धारणवाद ये सभी ऐतिहासिक भौतिकवाद के ही पर्याय शब्द कहे जा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो हमें समाज को समझना होगा। तो समाज बेसिकली बहुत सारी उपव्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। समाज बहुत सारी उपव्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। कैसे उपव्यवस्थाओं की व्यवस्था कैसे होती है? तो अगर समाज ये बड़ा घेरा है, ये समाज अगर ये बड़ा घेरा है तो इसमें बहुत सारी उपव्यवस्थाएं रहती हैं, बहुत सारी उपव्यवस्थाएं रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल राजनीति एक उपव्यवस्था होगी। दूसरा नैतिकता ये दूसरी उपव्यवस्था होगी। सांस्कृतिक जो समाज है वो इसकी एक उपव्यवस्था होगी। फिर शिक्षा जैसे शैक्षणिक संस्थान ये इसकी उपव्यवस्था होगी। फिर जो धार्मिक संस्थान है वो भी इसकी एक उपव्यवस्था होगी। और जो आर्थिक या बाजार जो होता है, आर्थिक संस्थान, ये भी एक उपव्यवस्था होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है मार्क्स के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो आर्थिक उपव्यवस्था है समाज की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली जो मार्क्स है वो कहता है कि समाज में जो आर्थिक उपव्यवस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो समाज के आधार में क्या है? समाज के, तो ये उत्पादन प्रणाली ये समाज के आधार में, यानी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ये किसी भी समाज के बेस में होता है। फिर दूसरा होती है अधिसंरचनाएं यानी सुपर स्ट्रक्चर। बेसिकली ये टेक्निकल टर्म है जिनका अधिसंरचनाएं जिनका उपयोग मार्क्स करता है। तो अधिसंरचनाओं में क्या आएगा? राज्य आएगा, सरकार आएगी, धर्म आएगा, शिक्षा, कानून, संस्कृति, मूल्य, विचारधारा, ये सब क्या है? ये अधिसंरचनाएं यानी सुपर स्ट्रक्चर है। बेस में क्या है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। और मार्क्स कहता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि जो आर्थिक संस्थान है या जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले परिवर्तन कहाँ आएंगे? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले परिवर्तन आएगा। सबसे पहले परिवर्तन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा और जो अधिसंरचनाएं हैं ये अपने आप हिल जाएंगे। तो इसमें देखते हैं, इसे आर्थिक निर्धारणवाद या इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म भी कहा जाता है, जहां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है, ये मार्क्सवाद का फिलोसॉफिकल बेस है। वहीं जो ऐतिहासिक भौतिकवाद उसका अनुभवमूलक आधार है, यानी समाज की प्रगति कैसे हुई है वह यह बताता है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ये समाज की प्रगति को बताता है कि समाज कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है तथा आर्थिक नियतिवाद या आर्थिक निर्धारणवाद यानी इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म भी कहा जाता है। आगे चल के हम लोग मार्क्स को क्रिटिसाइज भी करेंगे केवल इसी मुद्दे को लेकर कि मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद यानी इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। यानी कि कोई भी मुद्दा हो, आप कोई भी मुद्दा मार्क्स के सामने ले आएं, स्त्रियों के शोषण का मुद्दा लाएं, समाज में असमानता है उसका मुद्दा लाएं, कोई भी मुद्दा लाएं, उसका अगर कारण पूछेंगे मार्क्स से तो मार्क्स यही कहेगा कि उसका कारण है आर्थिक। केवल इकोनॉमी ही केवल बेस है। महिलाओं को शोषण हो रहा है, इकोनॉमिक कारण। समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं, दलितों का शोषण हो रहा है, इकोनॉमी के कारण। तो ये इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट देता है, इसकी आलोचना भी होती है। तो समाज में दो चीजें आती हैं, एक तो आधार है, दूसरा अधिसंरचना है, सुपर स्ट्रक्चर। तो आधार में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन प्रणाली आती है और अधिसंरचनाओं में कानून, राज्य, सरकार, धर्म, कला, साहित्य, दर्शन, मूल्य, विश्वास, विचारधाराएं आ सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि आधार क्या है। जिस प्रकार मकान अपने आधार यानी नींव पर निर्भर करता है, उसी प्रकार समाज का आधार है आर्थिक तत्व अर्थात उत्पादन प्रणालियां। उत्पादन प्रणाली समाज का आधार है। आधार न केवल समाज की विभिन्न संस्थाओं को निर्धारित करता है बल्कि लोगों के सोचने के तरीके को भी निर्धारित करता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में बुक आती है कि प्रस्तावना में लिखा है कि मनुष्य की चेतना
उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका जो सामाजिक अस्तित्व है उसकी चेतना का निर्धारण करता है। तो इस स्टेटमेंट की व्याख्या हमने पिछले लेक्चर में भी की थी, जब दो तोता का हमने जो उदाहरण दिया था उसके माध्यम से। तो यही है कि जो मनुष्य की जो सामाजिक अस्तित्व है उसकी चेतना का निर्धारण करते हैं। मनुष्य का जो सामाजिक अस्तित्व है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो दलित क्लास से बिलोंग करता है तो उसकी जो चेतना होगी, तो वो दलित एक व्यक्ति की जो कंडीशन होती है, तो वही कंडीशन इसकी चेतना को निर्धारित करेगी। अगर वो अपर क्लास से बिलोंग करता है तो वो सामाजिक परिस्थिति उसकी चेतना को प्रभावित करेगी। उत्पादन प्रणाली यानी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें दो चीजें आती हैं। उत्पादन प्रणाली में दो चीजें आती हैं। उत्पादन प्रणाली में दो चीजें आती हैं। पहली, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन की शक्तियां, और दूसरा क्या है, उत्पादन के संबंध, उत्पादन के संबंध, उत्पादन के संबंध। तो उत्पादन की शक्तियों में क्या क्या आएगा, मशीनें आ जाएंगी, मशीनें, कच्चा माल आ जाएगा, कच्चा माल, फिर यंत्र, यंत्र आ जाएंगे। इसमें प्राकृतिक संसाधन भी आ जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन भी आ जाएंगे। इसमें मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन भी आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मजदूर। तो ये उत्पादन की शक्तियां हैं, ये उत्पादन की शक्तियां। उत्पादन के संबंध, उत्पादन के संबंध, तो फॉर एग्जाम्पल जब आदिम समाज था तो वहां पर आटा मूसल से कूटा जाता था, आटा मूसल से बनता था। तो यंत्र, जब यांत्रिक समाज आया तो वहां पर यंत्र क्या था उस समय, उस समय यंत्र क्या था, दास था। तो मालिक और दास समाज था, मालिक और दास समाज था। इसको समझिएगा कि जब हम लोग मूसल से आटा बनाते थे तो उस समय यंत्र क्या था, उस समय यंत्र दास था। दास था इन द सेंस कि दास ही आटा को मूसल से कूटने का काम करता था। तो उस समय यंत्र क्या था, दास था, और मालिक और दास का संबंध था। लेकिन जैसे ही समाज बदला, जैसे ही समाज बदला और जो सामंती समाज आया, सामंती समाज आया, तो वहां पर सामंत और कृषक का संबंध हो गया। तो अब यहाँ पर कृषक टूल हो गया है, कृषक क्या हो गया है, यंत्र हो गया। फिर पूंजीवादी समाज में, पूंजीवादी समाज में जो संबंध है वो पूंजीपति और सर्वहारा के वर्ग हो जाता है। तो यही है। और मार्क्स का मानना है कि जो इतिहास है वो क्रांतियों से बदलता है, परिवर्तन का मूल कारण क्या है, क्रांति है। तो शुरू में हमने देखा था कि जो मालिक दास समाज था, मालिक दास समाज से फिर हम लोग सामंत और किसान समाज में आए, फिर सामंत और किसान समाज से हम लोग कहाँ पहुंचे, है ना, पूंजीवादी समाज में, जहां पर पूंजीपति और सर्वहारा के वर्ग संबंध हुआ। तो समाज में जो परिवर्तन का कारण है क्रांति है। तो इसलिए अब जो पूंजीवादी समाज को अगर बदलना है तो हमें क्रांति करनी पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी। तो इसको पढ़ते हैं और कि उत्पादन प्रणाली में दो चीजें आती हैं, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन संबंध। तो उत्पादन की शक्तियों में यंत्र आ जाएंगे, उपकरण प्लस मानवीय श्रम और प्राकृतिक संसाधन, भूमि जल वगैरह। उत्पादन संबंध, तो दास समाज में स्वामी व दास, सामंती समाज में जमींदार व किसान, पूंजीवादी समाज में पूंजीपति व कामगारों के संबंध। ऐसी संरचना, जैसे नींव के हिलाते ही मकान की छत, खिड़कियां, दरवाजे आदि संरचनाएं हिल जाती हैं, उसी प्रकार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होते ही राज्य, सरकार, धर्म, कला आदि सबका स्वरूप बदल जाता है। शासक वर्ग अकेले बल द्वारा नियंत्रण नहीं रख सकता है। अधिकांश आबादी के स्वैच्छिक सहयोग व वैधता के लिए वह धर्म, शिक्षा, कला, विचारधारा का सहारा लेता है। तो अब शासक वर्ग अकेले लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, तो इसके लिए वो वैधता व सहयोग का सहारा लेता है। तो धर्म एक बहुत बड़ी वैधता का काम करता है। मार्क्स क्या कहता है कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, यानी धर्म लोगों के लिए अफीम का काम करता है। धर्म बैरियर क्रिएट कर देता है। और बहुत जो हम देखते हैं कि जो हमारी जो 150 प्लस करोड़ जनसंख्या है, और पुलिस वाले कितने होंगे, मुश्किल से 5 से 10 लाख, लेकिन लोग कैसे नियंत्रित हैं, मेजोरिटी ऑफ जो पीपल हैं क्यों नियंत्रित है, क्योंकि उन पे धर्म का साया है। हमारे धर्म में बताया गया है कि अगर आप पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो धर्म एक कंट्रोलिंग फोर्स की तरह काम करता है। उसी तरह शिक्षण संस्थानों में भी हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि हम जो सत्ता है उसका, उसके अथॉरिटी को या उसके जो डिक्टेट्स हैं उनको
मान सकें। फिर कला और विचारधारा, विचारधारा का संयोग भी लिया जाता है। तो पूंजीपति किस विचारधारा का उपयोग करते हैं? पूंजीपति उदारवादी विचारधारा का प्रयोग करते हैं, उदारवादी विचारधारा का प्रयोग करते हैं। तो वो समता की बात करेंगे, वो समानता की बात करेंगे, वो खुले समाज की बात करेंगे, खुले बाजार की बात करेंगे। तो ये अपनी विचारधारा ला रहे हैं, विचारधारा के माध्यम से लोगों को कंट्रोल करते हैं। उत्पादन प्रणाली अर्थात जब आटे का उत्पादन मूसल से कूट कर होता था तो दास समाज आया, फिर हाथ की चक्की आई तो सामंती समाज आया, और भाप चक्की आई तो पूंजीवादी समाज आया। जैसे-जैसे यंत्र बदल रहे हैं, वैसे-वैसे समाज में परिवर्तन हो रहा। इसी प्रकार पहले उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होते हैं, फिर उत्पादन संबंधों में। तो पहले उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं, वो बदलेंगी। उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं, वो उत्पादन की शक्तियाँ क्या थी? मशीनें थीं, कच्चा माल था, यंत्र थे। जब वो बदले, पहले मूसल था, फिर चक्की आई, फिर भाप चक्की आई। तो जैसे-जैसे उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं बदलती गईं, वैसे-वैसे उत्पादन के संबंध बदलते गए। जब चक्कियाँ थीं, जब मूसल था तो मालिकदार समाज था। जब चक्कियाँ नॉर्मल चक्कियाँ थीं तो सामंत और कृषक थे, या सामंत व किसान थे। जैसे ही भाप चक्कियाँ आईं तो पूंजीपति हो गया और सर्वहारा हो गया, मजदूर वर्ग हो गए। तो उत्पादन की जो शक्तियों में अगर परिवर्तन होगा तो उत्पादन के संबंध बदल जाएँगे। जब उत्पादन की शक्तियों को सँभाल नहीं पाते तो क्रांति हो जाती है। तो उत्पादन की शक्तियों को सँभाल नहीं पाते हैं तो क्रांतियाँ हो जाती हैं। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और भाप चक्की का आविष्कार हुआ, तो पहले जो कुछ सामंत रहे होंगे तो वो पूंजीपति बने होंगे। सभी तो सामंत ना बन गए होंगे पूंजीपति। कुछों के विचार में आया होगा चलो व्यापार करते हैं। तो इन्होंने भाप चक्की का उपयोग करना स्टार्ट कर, और जो सामंती लोग थे वो अभी भी चक्की का उपयोग कर रहे थे, तो एक ये समझाने की परिस्थिति है कि जैसे यंत्र बदला ना, ये केवल इसको समझने के तौर पर लीजिएगा कि समाज जो सामंती है ना प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो सामंत थे, अभी भी वो पुरानी अपनी जो तकनीक थी उसका उपयोग कर रहे थे। लेकिन जो उसमें से कुछ सामंतवाद जो कि पूंजी अ, पू पू है ना पूंजीपति बन जाते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होगा, ये जो पुराने विचारधारा वाले या पुरानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले सामंत थे, इनकी जो टेक्नोलॉजी है धीरे-धीरे फेड हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और ये जो नए पूंजीवादी हैं, वो ज़्यादा प्रगति कर लेंगे, वो ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएँगे और इनका धीरे-धीरे अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर या तो ये कृषक बन जाएँगे या ये स्वयं पूंजीवादी बन जाएँगे। तो यही बात है, यहाँ पर चला गया कि जब ये उत्पादन के संबंध सँभाल नहीं पाते हैं, अब ये संबंध सँभाल ही नहीं पाए ना, टकराव हो गया। तो इसीलिए शासक वर्ग, यहीं पर हमने कहा था कि जब उत्पादन की शक्तियों को सँभाल नहीं पाते हैं तो क्रांतियाँ हो जाती हैं। तो अब यहाँ से फिर क्रांति, ये एक क्रांति ही थी, पूंजीवादी क्रांति ही थी। भले ही ये मारकाट वाली क्रांति नहीं थी, हिंसक क्रांति नहीं थी, लेकिन ये एक प्रकार की क्रांति ही थी ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना, नए यंत्रों का आविष्कार होना, ये भी एक क्रांति थी। और जब पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में संघर्ष होगा, तो सर्वहारा वर्ग जब शक्ति से उसकी जो मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो जब उत्पादन की शक्तियों को सँभाल नहीं पाएँगे, तब भी क्रांति होगी। हालाँकि वो हिंसक क्रांति होगी। तो अतः मार्क्स का कहना है कि क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। क्रांति तो अनिवार्य है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसका पहला गंभीर विश्लेषण द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मार्क्स ने किया था। मार्क्स एक और उत्पादन की शक्तियाँ व उत्पाद के संबंधों के बीच अंतर करता है, वहीं आधार व संरचना में भी अंतर करता है। तो वो उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच अंतर करता है, वहीं वो आधार व संरचना में भी अंतर करता था। हमने देखा था कि आधार क्या है? उत्पादन की प्रणाली, और संरचनाएँ राज्य है, सरकार है, धर्म है, शिक्षा, ये सब। फिर मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद न केवल हेगल के दर्शन बल्कि फायरबाख के दर्शन से भी अलग है। फायरबाख ने मनुष्य व प्रकृति में एकता को देखा तथा कहा मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है तथा प्रकृति यानी परिस्थितियां ही मनुष्य को आकार देती हैं, जबकि मार्क्स के अनुसार मनुष्य प्रकृति को आकार देता है। तो फायरबाख का कहता है कि जो प्रकृति है, जो मानव है, ये प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति मानव को आकार देती है, जबकि मार्क्स है ये कहता है कि मनुष्य प्रकृति को आकार देता है तथा उसके बदले में प्रकृति भी उसे आकार देती है। यानी दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यानी परिवर्तन फायरबाख की तरह एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा है। यानी ये इंटरडिपेंडेंट प्रक्रिया है। तुम हमारा परिवर्तन करोगे तो हम तुम्हारा परिवर्तन करेंगे। यानी ये एक तरफा नहीं है, दो तरफा प्यार है। फायरबाख मानव का
प्रकटीकरण यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन की बात करता है, वहीं मार्क्स प्रकृति का मानवीकरण यानी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की बात करता है। आर्थिक निर्धारणवाद, तो इसको देखते हैं। तो साधारण शब्दों में इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक तत्व यानी उत्पादन की प्रणाली ही सारे सामाजिक परिवर्तनों व राजनीतिक क्रांतियों का मूल तत्व है। इतिहास में जितने भी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए हैं, उनके पीछे आर्थिक कारक ही एक महत्व कारक था। आर्थिक आधार में परिवर्तन के साथ चेतना, कॉन्शियसनेस जो बदलती है, तथा ऊपरी ढांचा, सुपर स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। तो अगर आर्थिक आधार में परिवर्तन हुआ यानी सामंती समाज से हम लोग पूंजीवादी समाज की ओर चले गए, पूंजीवादी समाज की ओर चले गए, तो हमारी चेतना भी उसी तरह हो गई, हमारी चेतना भी उसी तरह हो गई। और जो ऊपरी ढांचा था यानी जो राज्य था, सरकार थी, जो राजा था, जहाँ पर वो सामंतों का पक्ष ले रहा था, अब वो पूंजीवादियों का पक्ष लेने लगा। जो विचारक थे, ये विचारधारा थी, जो सामंती विचारधारा थी, अब वो बदल के पूंजीवादी विचारधारा हो गई। तुमने देखा था कि हॉब्स आए, लॉक्स आए, ये सब क्या कर रहे थे? ये पूंजीवादी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो जब आर्थिक परिवर्तन हुआ तो हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना और हमारे विचार भी बदल गए, उसके साथ ही ऊपरी ढांचा भी बदलता गया। अब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो बेसिकली मार्क्स कहता है सारी चीजें झूठी हैं और वर्ग जो बनते हैं ये आर्थिक आधार पर बनते हैं, वर्ग आर्थिक आधार पर बनते हैं। तो पहले के जो विचारक थे, जो कह रहे थे सब बातें झूठी हैं, जो वर्ग हैं ये, इनका केवल और केवल एक आधार है, वो आर्थिक आधार है। तो वर्ग आर्थिक आधार पर बनते हैं। तो जो उत्पादन प्रणाली होती है, उसमें कुछ लोग होते हैं जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं रहता। तो उत्पादन के साधनों पर जिनका नियंत्रण रहता है वो पूंजीपति कहलाते हैं। ये अमीर होते हैं, ये शोषक होते हैं। और जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं रहता है वो सर्वहारा वर्ग होगा, यानी मजदूर होंगे, ये गरीब होंगे और ये शोषित होंगे। तो इन्हें ही उत्पादन के साधनों में जिनका कंट्रोल रहता है उसे मार्क्स क्या कहता है? इन्हें हैव्स कहता है। और जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार नहीं होता है उन्हें हैव नॉट्स कहता है। और मार्क्स का मानना था कि वर्ग तब तक पूर्ण नहीं होते हैं जब तक वर्ग चेतना नहीं आती। वर्ग तब तक पूर्ण नहीं होते हैं जब तक वर्गों में चेतना नहीं आती। तो वर्गों में चेतना कब आएगी? जब वर्ग अपनी स्थिति को समझ जाएंगे, उनके अंदर चेतना डेवलप हो जाएगी, मजदूरों के अंदर चेतना डेवलप हो जाएगी कि मैं सर्वहारा वर्ग से बिलोंग करता हूं और मेरे हित क्या है। और मार्क्स है आगे कहता है कि जो पूंजीवादी समाज है ये आदर्श समाज है चेतना डेवलप करने के लिए। पूंजीवादी समाज है ये आदर्श समाज है, इसके माध्यम से लोगों के अंदर या मजदूरों के अंदर चेतना डेवलप होगी। क्यों? इसका दो कारण है। पहला कारण है वर्ग पूर्णतः अलग हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर वर्ग पूर्णतः अलग हो जाते हैं। तो जो पूंजीपति होगा और जो सर्वहारा होगा वो वर्ग आपस में अलग अलग हो जाते हैं। जब हमने आदिम समाज में देखा था, जब लोग मूसल से आटा पीसते थे, तो वहां पर जो दास और मालिक का संबंध था वो इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं था। जो दास था वो मालिक के संरक्षण में रहता था और मालिक यदा कदा दास से दुख सुख की बातें कर लिया करता था, और दास को इतना ज्यादा अपना शोषण महसूस नहीं होता था। ऐसे ही सामंती समाज में भी हमने देखा था, जो सामंत बड़े बड़े सामंत होते थे, उनकी जो जमीन थी उस पर काम कौन करता था? किसान काम करते थे, और उसका ठेकेदार कौन होता था? उसी के जो सामंत थे, उसी के जो है ना परिवार के जन रहते थे, वही उसके ठेकेदार रहते थे। तो कृषक भी सामंतों से सामंतों से एक प्रकार से जुड़े हुए थे। तो सामंत भी उनके एक परिवार के मेंबर की तरह ही था, उनके सुख दुख हाल चाल लिया करता था। तो उनको इतना ज्यादा स्पष्ट समझ में नहीं आता था कि ये हमारा शोषण कर रहा है।
लेकिन जब से पूंजीवाद आया तो अब संबंध पूरी तरह से बदल चुके हैं। कैसे संबंध बदल चुके हैं? अब पूंजीपति रह रहा है बड़े-बड़े महलों में और जो मज़दूर हैं वो एक ही छोटे से एरिया या लोकेलिटी में बहुत सारे मज़दूर रह रहे हैं। हमने देखा था कि उसमें एक ही कमरे में 10-10, 15-15 मज़दूर रह रहे हैं और उनकी जो स्थिति है, कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है, बहुत बुरी है। और एक ही छोटे से भूमि के हिस्से में जैसे फैक्ट्रियों का क्या है, जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं तो लगातार फैक्ट्रियाँ होती हैं। लगातार फैक्ट्रियाँ होती हैं तो उनके मज़दूर भी बहुत होंगे। मज़दूर और रहेंगे तो वो एक ही लोकेलिटी में रहेंगे ना। अब फैक्ट्रियाँ भले लगातार अलग-अलग स्थानों पर हैं या वैसी हैं, तो अगर एक फैक्ट्री किसी स्थान पर लगती है तो हमने देखा है कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ एक साथ लग जाती हैं, क्योंकि उससे जो उत्पादन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो एक ही जगह पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि जो मज़दूर हैं उनका कंसंट्रेशन एक ही जगह पे हो जाता है। तो उनको अब अपना वर्ग स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आएगा जो हमारा शोषक है, जो पूँजीपति है वो तो महल में रह रहा है और हम लोग यहाँ सब ह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं, बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर अब वर्ग पूरी तरह से अलग हो जाएँगे। दूसरा, चेतना अत्यंत प्रखर हो जाती है। चेतना अत्यंत अत्यंत प्रखर हो जाती है। प्रखर क्यों हो जाती है? जब वो समझ जाता है कि मैं सर्वहारा वर्ग से बिलॉन्ग कर रहा हूँ, मज़दूर हूँ, मेरी स्थिति बहुत मैं इतनी कठिन परिस्थितियों में जी रहा हूँ और जो अमीर वर्ग है, वो कैसे जो पूँजीपति के महलों में सो रहा है। तो अब यहाँ पर चेतना भी प्रखर हो गई। शोषण का जो दायरा है, वो तुरंत समझ में आ गया कि हमारा शोषण हो रहा है। फिर मार्क्स आगे कहता है कि अब यहाँ पर क्रांति तो आप कर दोगे, लेकिन मार्क्स एक और आश्वासन देता है कि इसमें जीतेगा कौन? तो जीतेगा सर्वहारा। सर्वहारा की विजय सुनिश्चित है। सर्वहारा की विजय सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि सर्वहारा सबसे पहले तो इनकी संख्या ज़्यादा है, ये संख्या में ज़्यादा है। दूसरा, पूंजीवाद में खुद पूंजीवाद में खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। पूंजीवाद में खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जो पूंजीपति हैं, वो एक पूंजीपति नहीं चाहता है कि दूसरा पूंजीपति आगे बढ़े। तो वो आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं और एक पूंजीपति हमेशा इस विचार में रहता है कि हम दूसरे पूंजीपति को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन है। पूंजीवाद में भी कॉन्ट्रडिक्शन है। और चूँकि फैक्ट्रियाँ सघन होती हैं तो मज़दूर एक ही जगह बहुत सारे मज़दूर मिल जाते हैं। मज़दूरों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि जो पूंजीपति हैं वो संख्या में कम रहते हैं। इसलिए कुल मिला के जो मार्क्स ये सर्वहारा या मज़दूरों को कहना चाहता है कि अगर क्रांति हुई तो आप ही जीतोगे, आप ही जीतोगे। तो चलिए इसमें वर्ग संघर्ष इतिहास को पढ़ लेते हैं। तो इसमें मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अगस्टीन थोरो से लिया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। यह मार्क्सवाद का आर्थिक आधार है, यानी इकोनॉमिक बेसिस है। वर्ग निर्माण का आधार, इसमें दो वर्ग होते हैं, एक तो धनवान यानी हैव्स और दूसरा निर्धन यानी हैव नॉट्स। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। वर्ग का निर्माण आधार यानी आर्थिक तत्व अर्थात उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है। जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है वह अमीर होता है, बाकी निर्धन होते हैं। हमने देखा था। वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और संपत्ति स्वामित्व पर आधारित है तथा वर्ग भेद तभी सामने होंगे जब निजी संपत्ति की समाप्ति होगी। धनवान वर्ग डोमिनेंट क्लास, ये शोषक है और निर्धन शोषित है। दास समाज में क्या व्यवस्था है? मालिक और दास रहते हैं। सामंती समाज में सामंत और किसान रहेंगे और पूंजीवादी समाज में बुर्जुआ व सर्वहारा। तो अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में मार्क्स ऐसा बोलता है कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। तो हमने देखा था कि जो दास समाज था, जो शुरू में जब आदिम साम्यवाद था, तो वहाँ पर तो सभी लोग समान थे। वहाँ पर कोई ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं था, लेकिन वो स्थिति बहुत बदतर थी। वो स्टेट ऑफ नेचर थी और वहाँ पर रहना दूभर हो रहा था। वहाँ पर जो मनुष्य था उसका प्रकृति पर नियंत्रण नहीं था। इसलिए हम लोग दास समाज में एंटर करते हैं। तो दास समाज में भी मालिक और दास के बीच संघर्ष हुआ। सामंती समाज में जमींदार और किसान के मध्य संघर्ष हुआ और पूंजीवादी समाज में बुर्जुआ सर्वहारा वर्ग संघर्ष होता है। इसलिए ये कहता है कि अभी तक का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग चेतना अत्यंत प्रखर हो जाती है। वर्ग स्पष्टतः दो भागों में बढ़ जाते हैं और वर्ग संघर्ष अत्यंत तीव्र हो जाता है। पूंजीवादी समाजों के
पूर्व समाजों यानी दास समाज, समंती समाज की बजाय वर्ग भेद बहुत स्पष्ट होता है। तो पूंजीवादी समाजों में पूर्व समाजों फॉर एग्जाम्पल दास समाज और समंती समाज की बजाय वर्ग भेद बहुत स्पष्ट होता है। हमने बताया था कि क्यों दास समाज और समंती समाज में वर्ग भेद ज़्यादा नहीं होता है। वर्ग चेतना भी अधिक विकसित होती है तब वर्ग संघर्ष सबसे अधिक गंभीर होता है। इस प्रकार पूंजीवादी अवस्था ऐतिहासिक विकास में उपलब्ध वर्ग संघर्ष का चरम बिंदु है। हाँ, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था चरम बिंदु है, आइडियलिस्ट सिचुएशन है जहां से क्रांति की जा सकती है। इस वर्ग संघर्ष में संख्या बल तथा पूंजीवाद के अंतर विरोधों के कारण सर्वहारा वर्ग जीत जाता है और पूंजीपति वर्ग के अंतिम अवशेषों को खत्म करने के लिए सर्वहारा का अधिनायक वाद आता है। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोग ने देखा था कि जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट ये एक संक्रमणकालीन स्थिति होगी कम्युनिज्म के साम्यवाद के स्थापित होने के पहले। तो यहाँ पर जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है यानी सर्वहारा का अधिनायकवाद, यहाँ पर स्टेट खत्म नहीं होगा, स्टेट एग्जिस्टिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पूंजीवादी हैं बच गए हैं, उनको उनकी समाप्ति के लिए बाकी जो व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, आर्थिक संस्थान है, उनको बदलने के लिए राज्य रहा आएगा। तो ये साम्यवाद के पहले की स्थिति है। तो मार्क्स ने लिखा है कि मुक्त व्यक्ति और दास, पैट्रिशियन और प्लेबियन, मालिक और अर्धदास, गिल्ड मालिक और जर्नीमैन, एक शब्द में कहा जाए तो उत्पीड़क और उत्पीड़ित एक दूसरे से संघर्षरत रहते हैं। मार्क्स में वर्ग संघर्ष सामूहिक एकता का प्रतीक था। वैसे ही जैसे हेगल में राष्ट्र नेशन, जहाँ हेगल राष्ट्रीय संस्कृतियों के टकराव को इतिहास की प्रेरक शक्ति मानते हैं, वहीं मार्क्स वर्गों के टकराव को इतिहास की प्रेरक शक्ति मानते हैं। तो अब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इसको देख लेते हैं। तो ये संक्रमणकालीन व्यवस्था है, हमने बताया था। और अंतिम व्यवस्था है वो क्या है? अंतिम अवस्था कम्युनिज्म है। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है ये, यहाँ पर सर्वहारा का अधिनायकवाद हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ग तो बने रहते हैं, वर्ग शोषण भी बना रहता है, राज्य बना रहता है। और अर्थव्यवस्था का सूत्र अभी भी क्या है? कि आपको योग्यतानुसार कार्य दिया जाएगा और योग्यता अनुसार ही आपका वितरण, आपके साथ वितरण होगा। अभी भी जो राज्य है बना हुआ है, वर्ग बने हुए हैं, राज्य बना हुआ है, वर्ग बने हुए हैं, वर्ग शोषण बना हुआ है। अर्थव्यवस्था अभी भी वो मेरिटोरियस सिस्टम है कि आपकी जितनी योग्यता है उतने अनुसार आपको कार्य दिया जाएगा और उसी के अनुसार आपका वितरण होगा। तो सर्वहारा का अधिनायकवाद यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। मार्क्स क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम कृति में कहता है कि सर्वहारा की तानाशाही पूंजीवाद से साम्यवाद के रास्ते के बीच का आवश्यक मध्यवर्ती बिंदु संक्रमणकालीन चरण है। यह श्रमिक वर्ग की क्रांति का पहला चरण है जो सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग को शासक वर्ग की स्थिति तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर वर्ग बने रहेंगे, वर्ग शोषण बना रहेगा, राज्य बना रहेगा, अर्थव्यवस्था का सूत्र यही रहेगा कि योग्यतानुसार कार्य और योग्यतानुसार वितरण। लेकिन यहाँ पर राज्य को कंट्रोल कौन करेगा? भले ही ये संक्रमणकाल स्थिति है, लेकिन अब राज्य का कंट्रोल पूंजीपतियों से हटके सर्वहारा के पास आ जाएगा। ये एक फर्क रहेगा और सर्वहारा उसको अपने अनुसार मैनिपुलेट करेगा। तो यह एक संक्रमणकालीन अवस्था है जिसमें वर्ग व राज्य बने रहेंगे। सर्वहारा के अधिनायकवाद में श्रम मजदूरी का अस्तित्व बना रहेगा। अर्थव्यवस्था का संगठनकारी सिद्धांत होगा योग्यतानुसार कार्य और योग्यतानुसार वितरण, वही जो पहले था पूंजीवाद में। फिर पूंजीवाद का अंतिम अवशेष खत्म होते ही एक ही वर्ग रह जाएगा, वह है सर्वहारा। अब चूंकि दो वर्ग नहीं है अतः वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं है तो राज्य भी नहीं होगा। यह अवस्था साम्यवाद की है। तो पूंजीवाद का जो अंतिम अवशेष है उसके खत्म होते ही वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और वर्ग ही नहीं बचेंगे, केवल एक वर्ग बचेगा, वो है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग है तो क्लास स्ट्रगल समाप्त हो जाएगी, स्टेट भी समाप्त हो जाएगा, स्टेट अपने आप गायब हो जाएगा। सर्वहारा का अधिनायकवाद एक समालोचना है, इसकी समालोचना यानी क्रिटिकल इवैल्यूएशन इसका देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा का अधिनायकवाद का प्रयोग अपनी कृतियों सिविल वार इन फ्रांस में गृह युद्ध 1871, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में किया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी 1848 में उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। घोषणा पत्र में उन्होंने इसकी जगह यह लिखा है कि साम्यवादी समाज वर्ग व वर्ग संघर्ष से मुक्त एक ऐसा संघ होगा जिसमें हर एक के
हर एक के मुक्त विकास की शर्तें सभी के मुक्त विकास पर लागू होंगी। तो द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ईच इज द कंडीशन फॉर द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ऑल। सर्वहारा की सफल क्रांति के बाद कार्ल मार्क्स पूंजीवाद को समाप्त कर संक्रमणकालीन अवस्था के रूप में सर्वहारा का अधिनायकवाद लाना चाहते हैं। यह पूंजीवादी समाज व साम्यवाद के बीच की अवस्था है, लेकिन अराजकतावादी साम्यवादी यानी अनार्किस्ट और जर्मन सोशल डेमोक्रेट्स दोनों इस अधिनायकवाद की आलोचना करते हैं। अराजकतावादी जहां सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, वहीं जर्मन सोशल डेमोक्रेट्स राज्य के संयोग से लोकतांत्रिक समाजवाद लाना चाहते हैं या सोशल डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। मार्क्स अपनी रचना क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में इन दोनों की आलोचना कर अधिनायकवाद का समर्थन करता है। हमने देखा था कि क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम इसीलिए लिखी गई थी क्योंकि ये जो गोथा प्रोग्राम थे, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके प्रोग्राम थे, उसकी आलोचना करता है कि जो मार्क्सवाद है या कि जो मार्क्स का झुकाव है वो डेमोक्रेसी की तरफ नहीं है, वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट के पक्ष में। मार्क्स ने पेरिस कम्यून को आधुनिक औद्योगिक सर्वहारा का प्रथम महत्वपूर्ण विद्रोह माना। जर्मन विचारक बर्नस्टाइन, इनका संबंध संशोधनवाद से है, उन्होंने सर्वहारा अधिनायकवाद को बर्बर व आराधनावादी बताया जो घटिया संस्कृति व सभ्यता का हिस्सा था। अधिनायकवाद की जगह उन्होंने मार्क्सवाद में संशोधन करते हुए प्रतिनिधि लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का समर्थन किया। लेकिन लेनिन ने सर्वहारा के अधिनायकवाद को समाजवादी अवस्था कहा है। लेनिन ने सर्वहारा के अधिनायकवाद को, लेनिन व उसके रूसी जो साथी थे ट्रॉट्स्की ने मार्क्स के सर्वहारा के अधिनायकवाद की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। 1917 की रूसी क्रांति के बाद जब लेनिन ने रूस में बोल्शेविक पार्टी की तानाशाही की स्थापना की तो रूसी अराजकतावादी विचारक मिखाइल बाकुनिन, जर्मन मार्क्सवादी कार्ल काउस्की व पोलैंड की मार्क्सवादी विचारक रोजा लक्जमबर्ग ने इसकी आलोचना की थी। कार्ल काउस्की क्या बोलते हैं कि ने बोल्शेविक क्रांति को गुट विद्रोह कहा, ऐसे समाज को बैरक समाजवाद कहा है, और ऐसे समाजवाद को क्या कहा है? बैरक समाजवाद। तो बैरक समाजवाद मतलब कि ऐसा समाजवाद जो कि किसी एक राजनीतिक दल की कैद में है। हमने देखा था कि जो पुलिस है वो बैरक में रहती है, तो ये बेसिकली ऐसा समाजवाद है जो एक राजनीतिक दल की कैद में है। और कार्ल काउस्की इसे गुट विद्रोह कहता है, ऐसे समाजवाद को बैरक समाजवाद कहता है। कार्ल काउस्की ने मार्क्सवाद का पोप कहा, तो कार्ल काउस्की को मार्क्सवाद का पोप कहा जाता है, लेनिन को पाखंडी कहा। तो कार्ल काउस्की, जिन्हें कि मार्क्सवाद का पोप कहा जाता है, ने लेनिन को पाखंडी कहा। फिर यूगोस्लाविया के विचारक मिलोवान जिलास ने अपनी रचना द न्यू क्लास एंड एनालिसिस ऑफ कम्युनिस्ट सिस्टम 1957 में नोमेनक्लातुरा यानी नौकरशाही को एक ऐसा नया वर्ग बताया है जिसके पास कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता के कारण राजनीतिक व आर्थिक विशेषाधिकार थे। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वहारा क्रांति के बाद वर्गहीन यानी क्लासलेस समाज नहीं बना, बल्कि वर्ग सर्वहारा के नाम पर एक नए न्यू क्लास की पैदाइश हो गई। तो कोई नई क्लास नहीं बनी या कि क्लास का अंत नहीं हुआ, क्लासलेस सोसाइटी नहीं बनी, बल्कि सर्वहारा के नाम पर एक नई क्लास बन गई। कौन सी? नौकरशाही वाली क्लास। कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित पदाधिकारियों का यह नवीन विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग सर्वहारा का ही शोषण करता था। सर्वहारा का पर अधिनायकवाद है। मिखाइल बाकुनिन क्या कहता है कि सर्वहारा का अधिनायकवाद नहीं है, ये सर्वहारा का अधिनायकवाद यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट नहीं है, बल्कि सर्वहारा पर अधिनायकवाद है। सर्वहारा यानी मजदूरों पर ही अधिनायकवाद है। डिक्टेटरशिप किस पे है? मजदूरों पे। अब मजदूरों को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, लोगों को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। तो ये सर्वहारा का अधिनायकवाद नहीं, बल्कि सर्वहारा पर अधिनायकवाद है। चलिए यहाँ से आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साम्यवाद को स्टार्ट करेंगे। मार्क्स बेसिकली बहुत बड़ा थिंकर है और इसको समझने के लिए और 1-2 लेक्चर और आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।